94 देशों में विश्व स्वास्थ्य संगठन अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व बैंक के साथ मिलकर गैर सरकारी संगठनों और निजी संस्थानों की सहायता से दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की अन्य एजेंसियों के साथ यह साझेदारी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य साझेदारी यानी इंटरनेशनल हेल्थ पार्टनरशिप कहलाती है। आपको बता दें कि दुनिया भर में मनाए जाने वाले विश्व स्वास्थ्य दिवस, क्षय रोग दिवस, एड्स दिवस, मलेरिया दिवस वगैरह WHO की ही पहल है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में इन रोगों के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना है। आइए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी इस रिपोर्ट की मुख्य बातों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि वायु प्रदूषण पर WHO द्वारा जारी इस रिपोर्ट में सभी आंकड़े वर्ष 2016 से संबंधित हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक 108 देशों के 4,300 से ज्यादा शहरों की वायु गुणवत्ता का अध्ययन किया गया, जिसकी 90% से ज्यादा आबादी प्रदूषित हवा में सांस लेने को मजबूर है। रिपोर्ट के अनुसार एशिया और अफ्रीका के निम्न और मध्य आय वर्ग वाले देशों में ही 90% मौतें दर्ज की जाती हैं। 2016 में वायु प्रदूषण के कारण लगभग 42 लाख लोगों की मौत हुई है, जिसमें 38 लाख लोगों की मौत की वजह प्रदूषण पैदा करने वाले वे ईंधन हैं जिनका इस्तेमाल खाना बनाने या दूसरे कामों में किया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक मरने वालों में 8% लंग्स कैंसर, 18% स्ट्रोक यानी आघात और 27% दिल की बीमारी से ग्रसित व्यक्ति हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और यूरोप के भी कई शहर वायु प्रदूषण की समस्या से ग्रस्त हैं, जो WHO के मानकों पर खरे नहीं उतरते। रिपोर्ट में अगर भारत की स्थिति की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की इस रिपोर्ट में भारत के संदर्भ में चौंकाने वाले तथ्य उजागर हुए हैं। रिपोर्ट में प्रदूषक कण PM10 और PM2.5 के लिए अलग अलग सूची जारी की गई है। PM10 की सूची में शीर्ष 10 शहरों में दिल्ली और मुंबई को शामिल किया गया है। इसमें दिल्ली पहले और मुंबई चौथे पायदान पर है। गौरतलब है कि प्रति क्यूबिक मीटर हवा में अगर PM10 का स्तर 100 से ज्यादा पाया जाता है तो यह प्रदूषण की निशानी मानी जाती है। इस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में PM10 का स्तर 292 है, जबकि मुंबई में 104। दिलचस्प बात यह है कि 10वें स्थान पर शामिल शहर ब्यूनस आयर्स में PM10 का स्तर महज 27 है और WHO इसे भी प्रदूषित शहर मानता है। इससे जाहिर होता है कि भारत की अपेक्षा दूसरे देश स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर कितने गंभीर हैं। अगर PM2.5 की बात करें तो इस सूची में शीर्ष 14 शहर भारत के हैं। इनमें कानपुर पहले, फरीदाबाद दूसरे और वाराणसी तीसरे स्थान पर है। आपको बता दें कि WHO की पिछली रिपोर्ट में सिर्फ दिल्ली और आगरा ही इस सूची में शामिल थे। यहाँ यह जानना जरूरी है कि अगर प्रति क्यूबिक मीटर हवा में PM2.5 का स्तर 60 से ज्यादा पाया जाता है तो यह प्रदूषण को प्रदर्शित करता है और भारत में प्रदूषण की स्थिति काफी भयावह होती जा रही है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आइए अब जानते हैं कि पार्टिकुलेट मैटर यानी PM10 और PM2.5 के कण क्या हैं। दरअसल PM10 और PM2.5 एक प्रकार के निलंबित कणीय पदार्थ यानी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर या SPM हैं। इनका आकार 0.01 माइक्रोमीटर तथा 100 माइक्रोमीटर के बीच होता है। 10 माइक्रोमीटर से छोटे आकार वाले कण PM10 कहलाते हैं, जबकि 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे आकार वाले कण PM2.5 कहलाते हैं। आपको बता दें कि यहाँ आकार का अर्थ उस कण के व्यास से है। जब हम कहते हैं कि PM10 तो इसका मतलब होता है उस कण का व्यास 10 माइक्रोमीटर या उससे कम है। ये कण सांस द्वारा फेफड़ों में गहराई तक चले जाते हैं और बहुत सी स्वास्थ्य समस्याएं पैदा करते हैं। मौजूदा वक्त में भारत में PM10 और PM2.5 की स्थिति बेहद चिंताजनक होती जा रही है। इसके अलावा एक और प्रदूषक भारत के लिए समस्या बनता जा रहा है, जिसे फोटोकेमिकल स्मॉग यानी प्रकाश रासायनिक कोहरा कहते हैं। इसका प्रमुख घटक धरातलीय ओजोन गैस होती है। जब यह गैस समताप मंडल में पाई जाती है तो पृथ्वी को हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है, लेकिन जब यही गैस धरातल के समीप पाई जाती है तो प्रदूषक का कार्य करती है। इसका निर्माण नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स एवं वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ की अंतःक्रिया से होता है। पिछले वर्षों में भारत की राजधानी दिल्ली में कोहरे के कारण ही स्वास्थ्य आपातकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। साथ ही PM10 और PM2.5 जैसे कणों की सांद्रता सामान्य से कई गुना ज्यादा बढ़ गई थी। आइए जानते हैं कि नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान हैं।
भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी के तहत नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य मुहैया कराने की चर्चा है। अनुच्छेद 39F में बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर मुहैया कराने की चर्चा है। अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि यह राज्य का कर्तव्य होगा कि वह लोक स्वास्थ्य के सुधार को प्राथमिकता देगा। अनुच्छेद 48A में पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन की बात कही गई है। इसके अलावा अनुच्छेद 21 में जीने के अधिकार को अगर व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इसमें भी स्वच्छ पर्यावरण की संकल्पना निहित है। MC मेहता बनाम भारत संघवाद में यह व्यवस्था दी गई थी कि स्वस्थ पर्यावरण और स्वच्छ वायु में सांस लेने का अधिकार भी अनुच्छेद 21 में ही निहित है। इसके अलावा सुभाष कुमार बनाम बिहार सरकारवाद में भी प्रदूषण मुक्त पर्यावरण को आधारभूत मानव अधिकार माना गया है और इसे जीने के अधिकार का एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है। संवैधानिक प्रावधानों से पता चलता है कि संविधान निर्माता नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए कितने दृढ़ संकल्प थे। आइए जानते हैं कि वायु प्रदूषण को कम करने में स्वच्छ भारत अभियान की क्या भूमिका है। हम जानते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है। इस योजना के अंतर्गत सरकार ने न केवल जमीनी स्तर पर सफाई की योजना बनाई बल्कि वायु प्रदूषण के स्तर का पता लगाने और उसे नियंत्रित करने की भी पहल की है। वर्ष 2014 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक लॉन्च किया, जिसके तहत वायु में प्रदूषण के स्तर को जानने की कोशिश की जाती है। आपको बता दें कि इसके लिए सरकार राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता नियंत्रण कार्यक्रम यानी NAMP चला रही है। इसके तहत देश भर में 683 मॉनिटरिंग स्टेशन संचालित किए जा रहे हैं जो 300 शहरों में स्थित हैं। इन स्टेशंस पर 5 वायु प्रदूषकों PM10, PM2.5, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 तथा ओजोन यानी O3 की मॉनिटरिंग की जाती है। इन मॉनिटरिंग स्टेशंस का उद्देश्य वायु की गिरती गुणवत्ता की शीघ्र पहचान करना है ताकि उसका उपचार किया जा सके। इस मॉनिटरिंग में कई अन्य एजेंसियों की भी मदद ली जा रही है, जैसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण समिति इत्यादि। पर्यावरण विभाग की माने तो इन मॉनिटरिंग स्टेशंस की सहायता से वायु की गिरती गुणवत्ता को बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। 2016 की तुलना में 2017 और 2018 में PM10 और PM2.5 के स्तर में सुधार दर्ज किया गया है। इन्हीं परिणामों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने BS4 से BS6 में छलांग लगाई है। आपको बता दें कि BS भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड से लिया गया है, जो वाहनों या दूसरे इंजनों से होने वाले प्रदूषक उत्सर्जन मानकों को प्रदर्शित करता है। इससे वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन की सीमा तय होती है। उदाहरण के लिए BS4 में सल्फर की उत्सर्जन सीमा 50 ppm है, जबकि BS6 में सल्फर की उत्सर्जन सीमा 10 ppm है। इसके अलावा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT भी पर्यावरण से संबंधित समस्याओं की निगरानी कर सरकार और प्रशासन को सचेत करता रहता है। अब जानते हैं कि भारत में पर्यावरण के लिए काम कर रही NGT क्या है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण भारत सरकार की एक विशिष्ट निकाय है जो पर्यावरण से संबंधित विवादों का निपटारा करती है। इसकी स्थापना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत की गई है। यह निकाय पर्यावरण के मसलों पर समय समय पर आदेश भी जारी करती रही है। वर्ष 2011 में UPA सरकार के द्वारा अडानी समूह को आवंटित कोयले की खान का आवंटन रद्द करना और 2014 में दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश से लगे यमुना नदी की 52 किलोमीटर लंबाई को संरक्षित क्षेत्र घोषित करना NGT के महत्वपूर्ण फैसले रहे हैं। इसके अलावा समय समय पर दिल्ली तथा अन्य शहरों में प्रदूषण को लेकर भी NGT आदेश जारी करती रही है। आइए आपको बताते हैं कि वैश्विक स्तर पर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। गौरतलब है कि वैश्विक समुदाय जलवायु परिवर्तन के साथ साथ वायु प्रदूषण पर भी बार बार चिंता जाहिर करता रहा है। इसी क्रम में 2016 में दुबई में पॉल्यूशन कंट्रोल एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट नामक एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें वाहनों और कारखानों से उत्सर्जित धुएं और विभिन्न कारणों से हवा में मौजूद धूल कण पर चिंता जाहिर की गई थी। इसी तरह पिछले वर्ष नवंबर में पोलैंड के शहर क्रेको में ग्लोबल क्लीन एयर समिट संपन्न हुआ था, जिसमें वायु गुणवत्ता के गिरते स्तर पर चिंता जाहिर की गई। वायु प्रदूषण के कारण उभर रही स्वास्थ्य समस्या से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आह्वान किया गया था
आपको यह भी बता दें कि WHO की जिस रिपोर्ट के बारे में हम इस आर्टिकल में चर्चा कर रहे हैं, उसी रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए WHO ने इसी वर्ष अक्टूबर में विश्व समुदाय की एक बैठक बुलाई है। इस सम्मेलन में वायु प्रदूषण और लोगों के स्वास्थ्य पर चर्चा की जाएगी। यह अब तक का पहला सम्मेलन होगा जिसमें वायु प्रदूषण पर चिंता जाहिर करने के लिए पूरा विश्व समुदाय एक साथ जुटेगा। अब सवाल है कि वायु प्रदूषण से संबंधित भारत के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं। दरअसल भारत के समक्ष वायु प्रदूषण की समस्या कोई नई नहीं है। दशकों से भारत में वायु प्रदूषण के कारण मरने वाले लोगों की संख्या में इजाफा होता रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2015 में वायु प्रदूषण के कारण भारत में लगभग 25 लाख लोगों की मौत हो गई और इस मामले में भारत विश्व में पहले स्थान पर है। एक वर्ष में 25 लाख मौत पूरे विश्व में हुई मौतों का 28% है। यह इस लिहाज से भी चिंता का विषय है कि इनमें मरने वाले 30% लोगों की मौत असामयिक यानी कम उम्र में ही हो गई। अगर गौर करें तो देश में व्यापक स्तर पर हो रही मौतें न केवल वायु प्रदूषण से हो रही हैं, बल्कि जल प्रदूषण, सड़क दुर्घटनाएं, भूखमरी और गरीबी से भी हो रही हैं। जाहिर है कि ये सभी समस्याएं लोगों से उनके जीने के संवैधानिक अधिकार छीन लेती हैं। इससे न केवल किसी परिवार को बहुत बड़ी क्षति से गुजरना होता है, बल्कि देश को इससे आर्थिक नुकसान भी होता है। इन समस्याओं का एक नकारात्मक पक्ष यह भी है कि एक तरफ हमारा देश विश्व में सबसे युवा है, लेकिन लोगों की असामयिक मौतों से हमारे देश को जनांकीय लाभांश नहीं मिल पा रहा। जाहिर है इससे देश की GDP को हर साल बहुत बड़ा नुकसान होता है। ऐसे में सवाल है कि इन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए। दरअसल हमारे देश में राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ साथ लोगों में प्रदूषण के कारण हो रही मौतों की जानकारी का अभाव है। दरअसल सड़कों पर जितनी गाड़ियां होंगी, प्रदूषण उतना ही ज्यादा परेशान करेगा। राजधानी दिल्ली में चर्चित ऑड इवन फॉर्मूला वाहनों की संख्या को कम करने का ही एक प्रयोग था। लिहाजा सबसे पहले सड़कों पर वाहनों की संख्या को कम करने की जरूरत है। इस मामले में हमें अमेरिका से सीखने की जरूरत है, जहां न्यूयॉर्क शहर की मुख्य सड़कों पर वाहनों के चलने पर प्रतिबंध है और वहां लोग सड़कों पर पैदल ही चलते हैं। आपको बताते चलें कि वर्ष 1952 में लंदन में भी वही हालात पैदा हो गए थे जो पिछले दिनों दिल्ली में देखे गए, जब पूरी दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो गई और सांस लेना मुश्किल हो गया। लेकिन अपनी कुशलता का परिचय देते हुए वहां ब्रिटेन की सरकार ने हालात पर काबू पा लिया था। इसलिए भारत को भी अपनी कुशलता का परिचय देते हुए ठोस नीतियां बनानी होंगी। ऐसी नीतियां बनाने की जरूरत है जिसमें न केवल वाहनों की संख्या कम हो, बल्कि उससे उत्सर्जित होने वाले प्रदूषकों को भी नियंत्रित किया जा सके। इसके अलावा मीडिया को भी इसमें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभानी होगी। मीडिया के जरिए देश में जागरूकता फैलाने के लिए समय समय पर प्रदूषण से संबंधित रिपोर्ट्स को प्रकाशित किया जाना चाहिए, ताकि लोग पर्यावरण के मसले पर सरकार से सवाल कर सकें। पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए राजनीतिक दलों को आगे आना होगा, ताकि सरकार चाहे किसी भी दल की हो, वह इस मसले पर बेहतर नीतियां बना सके। हमारी सरकारों को समझना होगा कि नागरिकों का बेहतर स्वास्थ्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण है, जो देश की उन्नति के लिए भी बेहद जरूरी है। आइए नोट करते हैं आज का सवाल है, वैश्वीकरण के युग में जहां भारत जैसे विकासशील देश को एक ओर आर्थिक विकास की जरूरत है, वहीं दूसरी ओर विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं को एक चुनौती के रूप में पेश किया जाता रहा है। इस कथन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।